दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले प्रधानमंत्री होंगे। दो शादी और जेएनयू में प्यार। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे कुछ भी लिख दिया हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा है। आगे आप इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी के या बीजेपी के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं और किस तरह से जयशंकर भारत के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में विदेश में चाहे भारत की छाप हो या ऑपरेशन सिंदूर में जो कूटनीति हो, जो दुनिया भर में भारत की एक बेहतरीन छवि को प्रदर्शित कर रही हो, चाहे इससे पहले भारत का जो विदेशों में डंका बज रहा है, उसके पीछे जो कारण है वो एस जयशंकर ही हैं। भारत के एकमात्र इकलौते ये ऐसे अफसर हैं जो कोई भी चुनाव लड़कर इतने बड़े पद पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि सीधे डायरेक्ट राज्यसभा का सांसद बनते हैं, विदेश मंत्री हो जाते हैं। आईएफएस अधिकारी से विदेश मंत्री तक का सफर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस जयशंकर के पास एक चीज है, कूटनीति, योग्यता, बात करने का तरीका, दुनिया को अपनी बात मनवाने का एक बेहतरीन अंदाज, और वो भी बिल्कुल शांत रहते हुए। इस वीडियो में मैं जयशंकर के बारे में बताऊंगा कि जयशंकर की तारीफ पाकिस्तान किस तरह करता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जयशंकर की तारीफ करते हैं कि किस तरह से भारत का एक विदेश मंत्री इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी बातें कर देता है और दुनिया सिर्फ देखती रहती है, कुछ कर तक नहीं पाती है। एस जयशंकर भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को करवाने में इनकी अहम भूमिका थी, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही चीन में मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें प्रधानमंत्री का ग्लैमर दिलाया था एस जयशंकर ने, इसीलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। अमेरिका में पीएम मोदी को वीजा भी दिलवाने वाले एस जयशंकर हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता होगी, हिंदुस्तान टाइम्स में यह छपा भी था, तो इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही आज दुनिया के नक्शे में भारत की जो अलग पहचान है, विदेश में जो भारत की जो काया पलट हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं एस जयशंकर के जीवन परिचय से। बहुत ही शानदार, बेहतरीन और अगले भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मुझे नहीं, देश और दुनिया के तमाम बड़े राजनीतिक लोगों को और विश्लेषकों को यह लगता है कि अगर 2029 के चुनाव तक बीजेपी में कोई भी प्रधानमंत्री में कोई भी इधर टाल मटोल या गुटबाजी हुई तो कहीं ना कहीं बीजेपी एस जयशंकर को अंतिम में आगे कर देगी और इन पर सब राजी हो जाएंगे। क्योंकि इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे कोई भी पार्टी का व्यक्ति नाराज नहीं होता है। जब ये विदेश मंत्री बने तो विपक्ष भी खुश था कि एक बेहतरीन आदमी विदेश मंत्री बन रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो चाहे अमेरिका में, चाहे चाइना में, चाहे जापान में या जर्मनी में, कहीं भी अपने नाम से, अपनी चीजों से वहां की व्यवस्थाओं को मनवा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बात करने के तरीके से। सोचिए, पड़ोसी मुल्क इमरान खान, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, फिलहाल तो अभी वो जेल में है, तो इमरान खान पाकिस्तान में भारत के विदेश मंत्री की तारीफ कर रहे थे। वो वीडियो भी उस समय बहुत वायरल हुआ था। आगे चलते हैं, पहले मैं बता देता हूं एस जयशंकर का पूरा जीवन परिचय। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को तमिल हिंदू परिवार में हुआ था। जयशंकर के पिता का नाम कृष्णा स्वामी सुब्रमण्यम है। यह भारत के सिविल सर्विसेज में, डिफेंस क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान करने वाले व्यक्ति थे। इनका जो पूरा परिवार है एकेडमिक परिवार है, बहुत शानदार परिवार है, आगे आप जानेंगे। माता का नाम सुलोचना है, इन्होंने पीएचडी की है पॉलिटिकल साइंस में। माँ बाप जबरदस्त पढ़े लिखे थे, इसलिए ये भी डॉक्टर जयशंकर बने। जयशंकर की एक बहन है सुधा सुब्रमण्यम और इनके 2 भाई हैं, संजय सुब्रमण्यम जो एक बड़े इतिहासकार हैं और विजय कुमार जो एक आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व में ग्रामीण विकास के सचिव रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं एस जयशंकर
जयशंकर अपनी जूनियर शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से बैंगलोर मिलिट्री स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की है। इसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चले जाते हैं और वहां से एमफिल और पीएचडी करते हैं। वही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो अक्सर विवादों में रहता है और तरह तरह की बातें बीजेपी की ही तरफ से की जाती है, वहीं से एस जयशंकर भी हैं जो भारत के विदेश मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण भी वहीं से पढ़ाई की हैं जो इस समय देश की वित्त मंत्री हैं। आगे चलते हैं। एस जयशंकर के बारे में हम वो चीजें बता रहे हैं आज जो शायद ही निकल के धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की इनकी जो चीजें हैं, पोटेंशियल है, वो बढ़ता चला जा रहा है। आगे बता रहे हैं जो शुरुआत में मैंने बताई कि एस जयशंकर का 2 विवाह हुआ है, और ये 2 विवाह इस कारण हुआ है कि इनकी पत्नी, पहली पत्नी जो शोभा थी, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से एस जयशंकर ने क्योको सोमा कावा से शादी की जो जापानी मूल की हैं। बाद में इन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया और उसके बाद से एस जयशंकर के साथ रहने लगी। एस जयशंकर की मुलाकात उनसे जापान के भारतीय दूतावास में काम करने के दौरान हुई थी। एस जयशंकर के 2 बेटे हैं, बेटे का नाम ध्रुव और अर्जुन है, और एक बेटी है जिसका नाम मेधा है। एस जयशंकर को रूसी, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, जापानी, चीनी, अरबी और हंगेरियन, ये सारी भाषाओं का जबरदस्त ज्ञान है। वो जिस भाषा में चाहते हैं उस भाषा में उस देश के जो प्रधान होते हैं, उस देश की जो मुख्य लोग होते हैं, उससे बात कर लेते हैं। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं जयशंकर को साथ ले जाते हैं। और जब शुरुआत में देश के प्रधानमंत्री बने तो भी प्रधानमंत्री चाहते थे कि एस जयशंकर जो है, उस समय वो विदेश मंत्री नहीं थे, उस समय वो आईएफएस अफसर थे, लेकिन तब भी वो चाहते थे कि एस जयशंकर साथ रहे, क्योंकि एक तो भाषा का जबरदस्त ज्ञान और दूसरा वहां के अफसरों से तगड़ी बॉन्डिंग। एस जयशंकर उन लोगों में से शामिल हैं जो मनमोहन सिंह के भी काफी करीबी थे। इसीलिए जब विदेश मंत्री बने एस जयशंकर, तो कांग्रेस ने भी, भारत के प्रमुख विपक्ष ने भी इस पर किसी भी प्रकार का, इन पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि वो पार्टियां खुश हो गई। मनमोहन सिंह के करीबी थे, इतने करीबी थे कि उन्होंने मनमोहन सिंह के, जो जापान के प्रधानमंत्री एक समय थे, उनको उनके करीब लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान जाना जाता है। और जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो मेरे गुरु हैं, तो दुनिया एक बार देखते रह गई कि इतनी तगड़ी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। जापान में अभी तो ये प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शिंजो आबे से पहले ही एस जयशंकर ने ये भांप लिया था कि शिंजो आबे अगले जापान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने मनमोहन सिंह से उनकी एक बड़ी और अच्छी मुलाकात कराई थी, जिसमें मनमोहन सिंह और शिंजो आबे की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, और बाद में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि हमारे जापान से रिश्ते तो शानदार बने ही, साथ में दुनिया भर में ये जापान के प्रधानमंत्री कहने लगे कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके गुरु हैं। चलिए, यही सिखाता है कि कूटनीति में कितनी ताकत होती है, और एक पढ़ा लिखा और एक बेहतरीन व्यक्ति दुनिया भर को अपने बात से और अपनी कूटनीति से काबू कर सकता है। आगे चलते हैं, बताते हैं कि जयशंकर किन किन पदों पर कार्यरत थे और उसकी क्या क्या महिमा है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो बिल्कुल लेंदी मत समझिएगा, यह वीडियो बहुत कुछ समझाने वाला है और बहुत कुछ आप इससे समझ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जयशंकर कौन है, तो इस काम को आपको पहले समझना होगा। एस जयशंकर जवाहरलाल नेहरू के बाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा समयों तक इस समय विदेश मंत्री हैं। अब आप सोच रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री कब हो गए? जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे नेहरू, तो उस समय वो विदेश मंत्री भी थे। 17 सालों तक उन्होंने विदेश मंत्री का भी कार्य अपने पास रखा था, इसलिए उन्हें विदेश मंत्री भी कहा जाता है। तो वर्तमान समय में सबसे अधिक विदेश मंत्री, सबसे अधिक कार्यकाल पूरा करने वाले या सबसे अधिक तक समय तक रहने वाले विदेश मंत्री जयशंकर बन चुके हैं। जयशंकर 31 मई 2019 से भारत सरकार के 30वें विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत है। एस जयशंकर 2015 से 2018 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। एस जयशंकर
पहले विदेश मंत्री सचिव हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का नेतृत्व दिया गया। एस जयशंकर रिटायर होने वाले थे, फोन आया कि भाई रिटायर मत होइए, विदेश मंत्री बन जाइए, आपको देश की जरूरत है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो इन्होंने बॉन्डिंग कराई थी, चाहे चाइना में चाहे अमेरिका में, आगे हम इन चीजों को मैं बताऊंगा, लेकिन इसी बॉन्डिंग की वजह से एस जयशंकर सबसे प्रिय इस समय बीजेपी के, देश के और प्रधानमंत्री मोदी के बने हुए हैं। क्योंकि एक अफसर, एक आईएएस अफसर जो 38 साल नौकरी करता है, जो अलग अलग देशों में राजदूत रहता है, उसका कितना अच्छा प्रभाव होगा उन देशों पे, उन देशों के अफसरों के साथ, उस देशों के पॉलिटिशियन के साथ। इसका फायदा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर को बनाकर पूरे देश को दिला रहे हैं। और आगे अगर एस जयशंकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी जाएगी, क्योंकि जिस देश से हम वार्ता करने जा रहे हैं उस देश में जो प्रधानमंत्री बन के वार्ता करने जा रहा है, उस देश में वो 4 साल नौकरी कर चुका है और उस देश की नब्ज नब्ज जानता है। सोचिए भारत की विदेश नीति में कितना बड़ा बदलाव आएगा अगर एस जयशंकर प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल एस जयशंकर 2077 से भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और 38 वर्षों तक उन्होंने विदेश सेवा की नौकरी बनी। उसके बाद राजनयिक का करियर हुआ और उसके बाद से वो विदेश मंत्री बने। सिंगापुर में उच्चायुक्त रहे 2007 से 2009 तक, चेक गणराज्य में राजदूत रहे 2001 से 2004 तक। एस जयशंकर 2004 से 2007 के बीच भारत अमेरिका के असैन्य परमाणु समझौते की बातचीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौरान वह अमेरिका में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर थे। यह समझौता भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर था, क्योंकि यह भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद अमेरिका अन्य देशों के असैन्य परमाणु शक्ति और ईंधन प्राप्त करने की अनुमति देता था। अब यह मैं पढ़ दिया, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका सहित तमाम देशों ने भारत पर परमाणु संबंधित चीजों पर रोक लगा दी थी और कहा था दुनिया का कोई देश परमाणु संबंधित चीजों का, जैसे यूरेनियम जैसे तत्वों का व्यापार भारत से नहीं करेगा। लेकिन एस जयशंकर वो व्यक्ति थे जो अमेरिका के इस पॉलिसी के बावजूद अमेरिका से बात करते हैं और असैन्य परमाणु समझौते के लिए करार कर लेते हैं, ताकि अमेरिका और अन्य देशों से भारत ऐसी वस्तु खरीद सके जिससे वो बिजली बना सके, जिसमें मुख्य रूप से यूरेनियम शामिल है। आप समझ रहे हैं, जिस देश ने आपके ऊपर बैन लगा रखा है, दुनिया के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े एक्टिविस्ट इस मामले पे लगे हुए थे कि भारत असैन्य परमाणु समझौता ना करे और अमेरिका उस पर राजी ना हो। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह ताकत थी, यह बात करने का तरीका था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में जाकर अमेरिका के अधिकारियों से बात करके, अमेरिका के नेताओं से बात करके इस समझौते को कराया, जिसका फायदा आज ये है कि हम शानदार बिजली बना रहे हैं, हम शानदार अन्य तरीके के काम कर रहे हैं। एस जयशंकर 2009 से 2013 के बीच चाइना में रहे और इसका फायदा भारत को इस तरह से मिला कि जब डोकलाम गतिरोध हुआ तो भारत और चीन के बीच जो स्थिरता आई, उसके बावजूद विवाद के बाद भी जो स्थिरता आई वो एस जयशंकर के कारण आई। और एक और टॉपिक मैं आगे डिस्कस करूंगा कि 2011 में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जब वो चाइना जाते हैं तो उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है किसी प्राइम मिनिस्टर की तरह। इसके पीछे भी एस जयशंकर थे। और आगे मैं आपको बताता हूं 2014 से 2015 तक एस जयशंकर अमेरिका में रहे और अमेरिका में जो प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे, पहली बार अमेरिका गए थे, वहां भी जो उनका ग्रेट वेलकम हुआ था, बड़े से स्टेडियम में जो स्पीच हुई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ख्याति पूरे दुनिया में हुई थी। और उसके बाद पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत के गणतंत्र दिवस पर आए थे, वो भी एक ऐतिहासिक समय था। इस कारण पूरे दुनिया में जाना गया था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी के गणतंत्र दिवस पर भी जा सकता था और यह चर्चा पूरे दुनिया में रही। और भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश महिमा मंडन है, वो पूरे दुनिया में होने लगा। और एस जयशंकर का नाम अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में जो तेल खरीदने को लेकर आया, उसकी वजह से भी पूरी दुनिया एस जयशंकर को एकदम ध्यान से पढ़ने लगी, समझने लगी। जब दुनिया को मना किया गया था कि रूस
रूस यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें रूस से तेल नहीं खरीदना है, उस बीच भारत जो है वो रूस से तेल भी आज की डेट में खरीद रहा है और दुनिया के तमाम देश अमेरिका के डर की वजह से नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन रूस से भारत तेल भी खरीद रहा है। रूस से भी अच्छे रिश्ते किया हुआ है भारत, यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते किया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के तो दोस्त हैं ही। तो सोचिए, पाबंदियों के बावजूद भी एस जयशंकर की यह कूटनीति है कि तमाम पाबंदियां जो रूस पर लगी हुई हैं उसके बावजूद भी जो बहुत सारे देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन भारत देश है जो रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और यह एक कूटनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर मैं किसी और विषय पर किसी और दिन इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यह भी बहुत मजेदार टॉपिक है। आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं जो कुछ पॉइंट्स मैं बीच में डिस्कस किया था कि चीन में प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका जो है प्रधानमंत्री की तरह स्वागत किया गया था, जबकि ऐसा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही ये सुविधा मिलती है, लेकिन एस जयशंकर की वजह से यह संभव हो पाया था। 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें चीन का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान भारत के तत्कालीन चीन में राजदूत जो एस जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें जो भूमिका थी, इसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सरकारी अधिकारियों, कंपनियों और वहां के भारतीय छात्रों से जो मोदी की मुलाकात थी और एक सफल आयोजन था वो एस जयशंकर ने कराया था। उसके बाद मोदी को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में स्वागत किया गया था, जो आमतौर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चीन में दिया जाता था, लेकिन उस समय मोदी मात्र एक मुख्यमंत्री थे, समझिए, लेकिन बहुत ज्यादा सम्मान जो है चीन में उनको दिया गया था। एस जयशंकर मोदी के लिए इस उच्च स्तरीय स्वागत की व्यवस्था की जिससे चीन के नेतृत्व में उनकी बातचीत जो है वो संभव हो पाई और इसका बहुत बड़ा कारण था कि मोदी ने जो गुजरात के हीरा व्यापारी चीन में गिरफ्तार हो गए थे उसके लिए गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और जयशंकर ने इस मामले को आगे बढ़ाया और उनकी रिहाई सुनिश्चित कराई, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीति का सबक बना था, कूटनीति था और दुनिया ने इसे देखा था। कुछ हीरा व्यापारी थे गुजरात के जो वहां पर फंस गए थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन बड़ी कूटनीति के तहत उन्हें वापस लाया गया। उस समय यह न्यूज भी बहुत तगड़ी बनी थी कि मुख्यमंत्री चीन जाते हैं, वहां एस जयशंकर मैनेजमेंट करते हैं और वहां से व्यापारियों को छुड़ा कर लाया जाता है। इसके साथ ही साथ यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 370 हटाने में, आर्टिकल 370 हटाने में भी जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप ये सोच रहे होंगे इनका क्या योगदान है। विदेश मंत्री दुनिया भर जिस कश्मीर पर नजर रखती है, जब कश्मीर और पाकिस्तान और भारत का विवाद सामने आता है तो दुनिया भर को ये बताने में जयशंकर जो है वो सफल रहे कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, कश्मीर हमारा है, आप लोग इसमें दखलंदाजी ना दें, आर्टिकल 370 हम स्वयं हटाएंगे, दुनिया की कोई ताकत। क्योंकि जब कश्मीर से 370 हटाने की मांग हो रही थी तो तमाम तरीके के अलगाववादी नेता, पाकिस्तान सहित कई ऐसे देश थे जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर चिल्ला रहे थे कि भारत में 370 नहीं हटना चाहिए, यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, यह तमाम चीजों का वायलेशन है। लेकिन उस समय एस जयशंकर ने विदेश के मंचों पर जाकर कहा कि आप हमारे मामलों में मत पड़िए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखना, जब भारत पाकिस्तान अनुच्छेद 370 का मुद्दा संयुक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया, तब जयशंकर स्पष्ट रूप से कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। जयशंकर ने विश्व में कई देश के विदेश मंत्रियों से संवाद करके स्पष्ट किया कि कश्मीर पर भारत का रुख क्या है और अनुच्छेद 370 हटाने का उद्देश्य क्या है। जयशंकर ने विदेश की मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में फैलाई गलत जानकारियों को भी चुनौती दी और भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने रखा। मतलब दुनिया को कहा कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारा देश है, हमारा हिस्सा है, हम अपने तरीके से इस पर काम करेंगे, इससे कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है। और इसी कारण यह संभव हो पाया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव 370 को लेकर नहीं पड़ा। हालांकि 370 वाला जब बिल पास हुआ था तो उस समय देश में पक्ष विपक्ष में बहुत सारी लड़ाइयां थी, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो पड़ते
हैं, जिससे बहुत सारे मामले इधर के उधर हो जाते हैं, वो उस समय भारत पर नहीं पड़ा। अब हम आपको बता रहे हैं कि मोदी को अमेरिका का वीजा दिलवाने वाले भी एस जयशंकर हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के आरोपी बताए जाते थे, इसी कारण अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर रखा था। अमेरिका उन्हें अपने वहां आने से मना करता था। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताता हूं। 2005 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था। यह फैसला 2002 के गुजरात दंगों के बाद अमेरिका के सरकार ने कहा था कि मोदी धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन किया है, इसमें शामिल है, इसलिए हम उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं दे सकते। देखिए, एक देश जो कभी वीजा देने से इनकार कर दिया, आज वही देश हाउडी मोदी कराता है। आज उसी देश में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए लाइन लगी रहती है। लेकिन एक समय ऐसा था कि अमेरिका ही प्रधानमंत्री मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें वीजा देने से इनकार कर रहा था। समय बदला, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए और आज अमेरिका में क्या स्थिति है भारत की, ये आप जानते ही होंगे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति है। कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे के लोग अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर एस जयशंकर की भूमिका बहुत बड़ी है। अमेरिका में जितना बड़ी कूटनीति और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का प्रेजेंटेशन एस जयशंकर ने करवाया, शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप दोस्त हैं और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत शानदार हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब अमेरिका की नीति में बदलाव आया और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें अमेरिका में आने का निमंत्रण मिला। पीएम मोदी 2014 की अमेरिका यात्रा, जिसमें मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ऐतिहासिक भाषण शामिल था, ये देख रहे थे, पूरा भरा हुआ था। ये इसमें नागरिक भरे हुए थे, इसमें भारतीय अमेरिकी तमाम नागरिक थे और स्टेडियम के बीच में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। इस पूरे भाषण को ऑर्गेनाइज कराया था एस जयशंकर ने। भाषण के बाद प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया में छा गए थे, लेकिन इन सब के पीछे जयशंकर थे। जयशंकर ने अमेरिकी नेताओं को यह समझाने में मदद की कि मोदी लोकतांत्रिक रूप से चुना गए व्यक्ति हैं और भारत की विदेश नीति में स्थिरता व सहयोग जरूरी है। जब उनके वीजा संबंधित चीजों की बातचीत चल रही थी, 2014 से ही पहले मोदी का वीजा वहां पर उन्होंने क्लियर कराया था और वो बताया था कि मोदी का अमेरिका आना अमेरिका के लिए कितना जरूरी है, यह समझाने में जयशंकर अमेरिका में बहुत ज्यादा सफल रहे। तो आज मैंने आपको एस जयशंकर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी। इतनी ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर बहुत अलग अलग जगह पर खोजने पर आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से इतनी कहानियां इंटरनेट पर अभी मौजूद नहीं है। इस वीडियो को अगर आप अब तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरा नाम मित्र प्रकाश है और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि भारत में अगले प्रधानमंत्री एस जयशंकर बन सकते हैं, इस पर भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।